बिजली विभाग ने 2 लाख रुपए का बकाया है और उस पर मीटर उखाड़ के ले गए हैं, तो अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली का कनेक्शन लगा लीजिए, वैसे लगाइए जैसे अभी हम लोग ताला तोड़ते हैं, इसी तरीके से। मैं बताता हूँ क्या करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी बातचीत जो है आकाशदा को बताइएगा। हमने लगभग 11 महीने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे साथी के घर पे छापा पड़ा और बिजली चोरी के आरोप में उनके ऊपर 38,000 रुपये का जुर्माना बिजली विभाग ने ठोका था। तो हमने उसको आवेदन दिया था। हमने यही कहा था कि भैया जी, जो तुम 38,000 रुपये मांग रहे हो, ये कौन से वाले मांग रहे हो पहले बता दो, क्योंकि मैं तो असली वाले रुपये में ट्रेड करता हूँ। हमारा जो वैध रुपया है, इसके हिसाब से जो तुमने मांगा है, इसका 7 रुपया 64 पैसा ऐसा कुछ बनता था। ये पैसा बनता है, हम 8 रुपये का चेक तुमको भेज रहे हैं, ये निकाल के और आप अपना बिजली का बिल पूरा कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए, और कोई लेन देन है तो वो भी हम पूरा करने को तैयार हैं, आप हमसे लिखित में पत्राचार कर लीजिए। तो अभी तो 11 महीने करीब, 13 महीने हो गए, मार्च की ये बात है, पिछले साल की। तो 13 महीने हो चुके हैं, अभी तक तो बिजली विभाग ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। वो फंसे हुए हैं वो, मतलब। तो 13 महीने से उनका बिजली का कनेक्शन भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हम सारा पैसा चुकता करने को तैयार हैं। आप हमें पत्राचार से बात कीजिए, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखित में तुमको भेज रहे हैं, लिखित में आप हमको जवाब दीजिए। तो ये रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2030 तक CBDC आने वाला है, तो एक्शन प्लान क्या है। देखिए, मैंने अपनी बातचीत में आपको हिंट दिया है। शुरू में ही आपको मैंने पूछा था असली धन क्या है। असली धन है सामान जो आपको चाहिए। पैसा ये जो आपको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ये हो गया CBDC लॉन्च, तो जो आपका 1 रुपये में, आपको पता है क्या CBDC में 1 रुपया नहीं है, पता है आपको? ये 2 रुपये से स्टार्ट है ये, यानी ये RBI का ही है और RBI वहीं से चलता है। यानी भारत का 1 रुपया रहेगा, उस 1 रुपये की कीमत वही रहेगी, लेकिन ये डिजिटल में कन्वर्ट करके ई-रुपये में कन्वर्ट करने की योजना बना रहे हैं। और जिस दिन रुपये का नाम ई-रुपया हो जाएगा, उस दिन ये समझ लेना आपके पैसे के बराबर में जो सोना इनको रखना पड़ता है, वो वाला नियम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मांग भी नहीं पाओगे। आज तो बैंक नोट के बदले में सोना मांग पा रहे हो ना, क्योंकि उसमें प्रॉमिस है। ई-रुपये में कोई प्रॉमिस नहीं है। रुपया नाम जब तक है हमारी करेंसी का, रुपये का प्रॉमिस है ना, उसमें लिखा है मैं इतने रुपए धारक को देने का वचन देता हूं। जैसे ही रुपये का नाम ई-रुपया हो जाएगा, आप पैसा भी नहीं मांग पाएंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि एक्शन प्लान कोई नहीं है। हम कोई डिक्टेट करने वाले लोग नहीं हैं कि जैसा हम कहेंगे आपको वैसा करना है। मैंने आपको बता दिया, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको काम करना है कि यहाँ आपका कौन सा धन है। लोगों को जगाइए, अपने आसपास लोगों को खड़ा कीजिए, आपस में विनिमय का जो रास्ता है वो अपने तरीके से निकाल लीजिए। और जब इतने सारे लोग हो जाएंगे कि हाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, उस दिन हम आपको वो सोल्यूशन भी दे देंगे जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, जिसमें एक भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा, गरीब हो चाहे अमीर हो। JSM अपने टारगेट 2 साल से ट्राई कर रहा है अचीव करने के। हम लोग सफिशिएंट फूड अपना पैदा कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ पूछने की कोशिश की है शायद। देखिए, हम लोग अपनी ज़रूरत का फूड हम लोग पैदा कर पा रहे हैं ऑलरेडी। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं लंबे समय से, वो अपना ज़रूरत का सारा सामान बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक वैदिक विधि से पैदा किया हुआ हम लोग कर पा रहे हैं। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं, हम उनकी ज़रूरतों को शायद पूरा ना कर पाएँ, तो वो अपने अपने इलाके में हर जगह हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, जितने लोग हैं उस हिसाब से। कुछ लोग आते हैं अपना मतलब हल करके निकल जाते हैं, कुछ लोग आते हैं जो आकर के अपनी नई दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ को अपना एक अलग संगठन बनाना होता है, उनको यहाँ से अलग विचारधारा के लोग मिल जाएंगे तो वो अपना संगठन यहीं से चालू कर लेंगे। ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, ये चलती रहेगी, लेकिन हम लोग इसमें अपना फूड तो कर पा रहे हैं अपने लेवल पर। तो आप लोगों को करना है तो आप लोग यहाँ के हिसाब से आप पैदा करोगे, उसमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लेवल पर ये काम चालू कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि JSM वांट्स टू रिस्टोर अवर एंशिएंट सिस्टम, व्हाट इज़ द एक्शन प्लान। ये लाइन गलत है,
कि जनता सरकार मोर्चा पुराना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहता है जहां पर किसी का शोषण ना हो, जहां पर कोई किसी के ऊपर बॉस बन के ना रहे, और जहां पर सच का राज हो, और जिसमें हम लोग बढ़िया खाएं, अच्छे से रहें, और प्यार मोहब्बत से और प्रेम का एक शासन हो, एक मतलब एक माहौल हो। तो एंशियंट नहीं है, जहां से जो भी चीज़ बढ़िया मिलती है हम वही लोग लेकर के आएंगे। और इम्प्लीमेंट जेएसएम नहीं कर सकता भैया, ये रिस्टोर जेएसएम के भरोसे नहीं रहना है। जेएसएम किसको मानते हो? कौन है जेएसएम? आप ही जेएसएम हो यार। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि कोई प्रधान नहीं है, कोई हेड नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, तो कौन करेगा इसको इम्प्लीमेंट? आप ही जेएसएम हो, तो आप अपने इलाके में बनाइए प्लान बना के काम शुरू कीजिए। गलतियां होंगी ठीक करेंगे। जो जो लोग ग्राउंड पे काम करते आएंगे फिर उनकी बैठकें होंगी। देखो होता क्या है, खाम खाई बात करने वाले लोग बहुत होते हैं, घर में बैठ करके बातें मारते रहते हैं, घर में बैठ करके सब कुछ उनको सारा सोल्यूशन घर पे बैठ के चाहिए। हमारे पास घर पे बैठ के बात करने वाले लोगों के साथ बात करने का समय नहीं है। जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं वो आए, एक्चुअल ग्राउंड की स्थिति क्या है उस पर डिस्कशन करें, और वहां से आगे कैसे बढ़ना है उस पर करें। एक एक करके चीजें ठीक होंगी। एक्शन प्लान तो तब आएगा जब हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि किसी पोजीशन पर पहुंचने के लायक हो गए हैं और हम किसी चीज को इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में हैं। हाउ टाउन्स और सिटीज आर हेल्प द, मतलब गांव को कैसे मदद करें। शहर की औकात नहीं है गांव को मदद करने की। गांव मदद करता है शहर को, खाने का देता है गांव, शहर नहीं देता है। शहर के पास अपना कुछ भी नहीं है। अभी सरकारें ऐसा षड्यंत्र रच रही हैं कि गांव को शहर के ऊपर निर्भर दिखा रही हैं, लेकिन रियलिटी में शहर गांव के ऊपर निर्भर करता है। तो शहर नहीं मदद कर सकता। जितनी ज़्यादा कला गांव में हो सकती है शहर में नहीं हो सकती। जितना टैलेंट गांव में है उतना शहर में नहीं हो सकता। अपना अनाज, अपना पानी, अपना बीज, अपना पशुधन गांव में हो सकता है, शहर में नहीं हो सकता। तो शहर डिपेंडेंट होते हैं, गांव नहीं। गांव को आत्मनिर्भर कैसे करें, ये तो गांव के लोगों में बैठ के चर्चा करेंगे। आपके गांव को वो आत्मनिर्भरता चाहिए भी कि नहीं चाहिए, गांव के बैठ के चर्चा तो करो। अब 2 साल तो हमको हो गए दौड़ते हुए, मान लो जनता सरकार मोर्चा में जुड़ने के बाद ही, 2 क्या 2.5 साल होने वाले हैं। तो 2.5 साल से तो हम लोग बात ही कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो प्रैक्टिकल पे काम करना शुरू नहीं किया। तो क्या आपने अपने गांव वालों से 2 साल लगाया बात करने के लिए? 2 महीना भी नहीं लगाया, 2 मीटिंग्स भी नहीं किया। ऐसे बैठ करके कोई यहाँ से आदेश पारित करेगा और गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गांव के लोगों को क्या चाहिए ये तय करना पड़ेगा, और वो कहां से पैदा करेंगे ये तय करना पड़ेगा। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, पार्टियों के लोग होंगे वो खिलाफत करेंगे, जिनकी दुकानदारी बंद होगी वो खिलाफत करेंगे, जो चोर होंगे, जो नकली लोग होंगे, जो झूठे लोग होंगे वो खिलाफत करेंगे। तो ऐसे खिलाफत करने वाले लोगों की कमी नहीं होएगी। तो ऐसा करके आप लोग गाँव के लोगों को मतलब ऐसे मतलब आदेश नहीं दे सकते हो। गाँव के लोगों को साथ लेके चला जा सकता है। तो साथ लेके चलने के लिए आप लोगों को उनसे बात करनी होगी। पहले तो आपको चर्चा पे शामिल करना पड़ेगा, फिर उनके सबके सलाह लेनी पड़ेगी। एक बार सबके दिलों में भड़ास है वो निकलने देनी पड़ेगी। मतलब आपके अंदर गांव में जाओगे ना तो भरे पड़े हैं लोग, गुस्सा है आपसे बहुत ज़्यादा। तो एक बार बोल लेने दो उनको, एक बार कह लेने दो उनको वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद बैठेंगे, चलो ठीक है सही बताओ क्या है, सही बताओ, सही पे बात करेंगे, नकली पे बात नहीं करेंगे। क्या मजबूरी है उस पर बात नहीं करेंगे। सरकार कहाँ काम नहीं होने दी उस पर बात नहीं, पहले सही पे बात करो। होना क्या चाहिए, हमें अपना पानी चाहिए तो क्या करें, हमें अपना अनाज चाहिए तो क्या करें, अपने अपनी व्यवस्था चाहिए तो क्या करें। गांव से बात करें, बात किए बिना बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर है उससे बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे आ जाएं। हाल की स्वास्थ्य व्यवस्था और स्कूल की व्यवस्था पे कैसे ठीक करें, इस पे लगातार चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से ये भाई पहली बार आया है, क्योंकि अगर सुन रहा होता तो लंबे समय से स्कूलों पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और स्कूलों वाला एक प्रोजेक्ट है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, शायद जिसको नहीं मालूम है, जो नंबर कल रविंद्र भाई ने दिया था 9518170000, मैसेज कीजिए उसके ऊपर। आप उस पर मैसेज करेंगे कि आज आप ट्रेनिंग में शामिल हो, तो जो एजुकेशन वाला मॉडल है वो आप ले सकते हैं कि एजुकेशन पे कैसे काम करें, तो वो ट्रेनिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा। कृषि कैसे संभव है, वाटर लेवल ज़्यादा नहीं है गाँव का। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पानी का जो लेवल है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल जितना भी है, मतलब
उसी में काम हमारा चल सकता है यदि हम जैविक खेती करें, यदि हम वैदिक खेती पे ध्यान दें, प्राकृतिक खेती पे काम करें। हमारी खेती में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसी कॉलोनीज होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जिनका काम ही होता है जमीन से पानी खींच कर ला करके फसल को देने का। तो अगर ऊपर हमारे केमिकल्स नहीं पड़े हुए हैं और हम अपनी धरती को पोरस बना दें, यानी कि केमिकल्स डालना बंद कर दें, ऊपर वाली मिट्टी को या तो उठवा दें या फिर हम लोग उसको किसी तरह से जो पोरस मिट्टी है वो ऊपर ले आएं, उस एक हल जो होता है उससे खोद करके, और फिर उसके बाद केंचुआ भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाए जो उसको पोरस बनाता रहे, और साथ में वो जो कीट हैं वो भी। तो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो खेती वाले लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, फिर हम अपनी टीम से साथी को भेज देंगे, या यहाँ पर भी कोई वैदिक, यहाँ विष्णु भाई हैं, कहाँ पर है वो हैं, ऑलरेडी कर ही रहे हैं खेती के ऊपर काम। तो फिर मैं को काय को जरूरत पड़ी है, उन्हीं से बात करो, वो अपने आप समझा देंगे क्या करना है, मीटिंग बुलाओ और उसके ऊपर चर्चा कर लो, ठीक है ना। आरबीआई का स्टैंडर्ड जो है वो संविधान में लिखित है। प्रश्न है या क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि आरबीआई का स्टैंडर्ड संविधान में लिखित है। आरबीआई का स्टैंडर्ड आरबीआई एक्ट में भी लिखा हुआ है, और कहीं पर लिखा हो या ना लिखा हो मेरे दोस्तों, एक बात समझ लो, किसी भी चीज़ को मापने का मापक जो होता है वो बिना स्टैंडर्ड के संभव नहीं है। तो मापक का तो मानक होता ही होता है, अगर कहीं नहीं लिखा है तो ठगी है, और अगर लिखा है तो उसके, और वो बदल नहीं सकता, मतलब जो हो गया एक बारी तो वो बदल नहीं पाएगा। बिहार वाले बोलते हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है इसलिए गरीबी है, और गुजरात में फैक्ट्रियां बहुत है इसलिए वहां रोजगार है। जनसंख्या समस्या नहीं है, स्पष्ट करें। देखो फैक्ट्रियां, एक बात समझो आप, फैक्ट्रियां आपको नौकर बना के रखती हैं, आपको रोजगार नहीं देती हैं, ये ध्यान देना होगा आपको। फैक्ट्री में जो आप काम करते हो उस सिर्फ रोजगार है, सॉरी सिर्फ नौकरी है, रोजगार नहीं। रोजगार फैक्ट्री के मालिक को मिला हुआ है, आपको नहीं। आपकी मेहनत जो होती है उससे फायदा कंपनी को ज़्यादा होता है। आप सोचिए, कोई भी कंपनी आपको 10,000 रुपया महीना सैलरी अगर देती है तो इसका ये मतलब है कि वो कम से कम 1 लाख रुपया महीना उससे कमाती है, जो आपने 10,000 रुपये में किया है उसके लिए। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए का काम किया तो आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, ये आपकी नौकरी का आलम होता है। तो अगर वो अगर 1 लाख रुपया अगर आप काम करने वाले को मिलेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर जो काम करने वाला है उसको ज़्यादा, मतलब तब प्रॉफिट होगा कि 1 लाख का काम करवा के 10,000 दे दे। प्रॉफिट काम करने वाले को मिलना चाहिए ना, कि मालिक को मिलना चाहिए? काम करने वाले को। तो अगर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री खुले, उस फैक्ट्री का मालिकाना हक वहां के लोकल लोगों को मिले, और उस फैक्ट्री से होने वाले उत्पादन का प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा वहां के उत्पादन वहां के लोगों को मिले, चाहे पूरे गांव को डिवाइड होकर के मिले, किसी एक कंपनी के मालिक को नहीं। इसलिए गलती से भी ये मत करना कि कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपके यहाँ फैक्ट्री लगा रहा है तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं। आप क्या करोगे वहां? रेडी लगाओगे, रिक्शा चलाओगे, आप वहाँ मतलब 3 व्हीलर चलाओगे, आप वहाँ पे सामान ढोने का काम करोगे, आप वहाँ पर अंदर जाकर के मजदूरी का काम, यही करोगे ना बस। मैनेजर तो गिने चुने से होते हैं वहाँ पर, ज़्यादा संख्या तो मजदूरी करने वालों की होती है। तो हम मजदूरी मांग रहे हैं बेसिकली, अगर फैक्ट्री मांग रहे हैं तो। हाँ, अगर मांगनी है तो अपनी फैक्ट्री खड़ी करो ना, अपनी एस्टैब्लिश, पूरा गाँव मिल करके अपनी खड़ी कर लें। और रही बात जनसंख्या की, देखो भाई, जनसंख्या कभी भी समस्या नहीं होती है। इस धरती पर जितने भी जीव पैदा हुए हैं, जितने भी जीव पैदा हुए हैं, सबके लिए इस प्रकृति के अंदर व्यवस्था की गई है। गड़बड़ कहाँ होती है? जब उस व्यवस्था के ऊपर चंद लोग कब्जा कर लेते हैं। यहाँ 90% संसाधनों पे अगर 10% लोगों का कब्जा होगा तो बाकी लोगों के लिए गरीबी होगी, और फिर उन बाकी लोगों को टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये एहसास दिला दिया जाता है कि जनसंख्या प्रॉब्लम है, कि तुम ज्यादा हो इसलिए प्रॉब्लम है। ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि ज्यादा दिमाग और ज्यादा हाथ। बस इनको तरीके से जीना सिखाना है, इनको इकट्ठा कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना में रहना सिखाना है, और इनके लिए संसाधनों का बंटवारा ईमानदारी से करना है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। 140 करोड़ लोगों का मतलब है 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथ।
इतने हाथों के होते हुए भी अगर हम भूखे मर जाएंगे तो फिर तो लानत ही है हम पर। लेकिन हमको भूखा मारा जा रहा है, ये योजना का एक हिस्सा है। इस पे कितनी लंबी चर्चा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंडरग्राउंड वाटर वेस्ट बंगाल में स्टॉप करने जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन गंगा वाटर का शुरू होगा अमृत स्कीम में। इज इट सेफ टू ड्रिंक दैट वाटर? और प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का तो एक ही मकसद है कि आप लोगों को कबूतर खानों में बंद करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का कमरा देखा है आपने? किसी ने देखा है? डब्बा ही होगा, डब्बे से ज़्यादा तो नहीं है। दम घुटता है उसके अंदर अगर कोई आज़ादी से जीने वाला आदमी हो तो। और ये हर किसी को उसी तरह के डब्बों में कैद करना चाहते हैं। ये शुरुआत है कि लोग एक बार ये मानना शुरू कर दें कि भैया अगर प्रधानमंत्री ने नहीं दिया होता हम तो मर ही गए होते। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि आप गुलाम हो चुके हो। हाँ, जो अगर उसके बाहर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का, ऐसे बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा होता है, लाभार्थी हैं ये लोग गुलाम हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इस देश में समाज में इनके लिए कुछ नहीं रखा है, समाज से टूटे हुए लोग हैं, ये सब भिखमंगे हैं, ये लिखा होता है उसके अंदर। ये असल में जो भी स्कीम होती है वो आपको ये यकीन दिलाने के लिए होती है कि आप भिखमंगे हो। राशन वाली योजना है ना, लाइन में लगते हो ना, जैसे मंदिर के बाहर वो भिखारी लाइन में लगते हैं, वैसे ही राशन में कोटे के बाहर लगते हैं। कहाँ जरूरत होती थी? अगर समाज सारा मिल करके काम करता है तो कहाँ जरूरत है आपको किसी से पैसा अनाज मांगने की? काम करना मांगता है ना, काम मांगना चाहिए, अनाज मांगते हैं। यार कैसे लोग हैं, कमाल करते हैं। काम मांगो, अनाज कमाओ, अपने बच्चों को कमा कर खिलाओ। मांग कर कमाने वाला आदमी तो कभी, अभी वो आंख उठाकर बात नहीं कर पाता, इसलिए पौवा पी कर आना पड़ता है शाम को। अगर सम्मान से जी रहा होगा तो उसको पौवा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वो सम्मान को मारने का काम करते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं जो आपको फ्री में दे रहे हैं, और जैसे कॉरपोरेशंस पानी को बेच रही हैं, इससे लिए तो हम लोग जनता सरकार मोर्चा वाले तो कितने लंबे समय से बोल रहे हैं कि भाई अभी क्लास स्वाब ने बोला अभी ना, इधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर दावोस में, इसको नरेंद्र मोदी को बहुत डांटा था कि क्या कर रहा है, बकवास कर रहा है तू, गाँव तूने पूरे इंडिया के अंदर पानी को ऐसे ही चला रखा है, पानी की राशनिंग स्टार्ट करो। अभी इसको डांटा था कि पानी की राशनिंग स्टार्ट करनी है, यानी जैसे आपको अनाज की राशनिंग दी गई है, अनाज जैसे राशन में दिया जा रहा है, ऐसे पानी भी लिमिट में देना शुरू करो कि तुमको इतना मिलेगा महीने का। और उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कितने समय से चला रखा है कि 600 लीटर पानी तक फ्री, भरी बिजली। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है हर आदमी 600 लीटर पानी में गुजारा करना सीखो। थोड़े दिनों के बाद ये 600 लीटर ही कंपल्शन हो जाएगी। आई बात समझ में? यानी कि वो पहले से आपका माइंड प्रोग्राम कर रहा है, पहले से ही। पहले आपको लग रहा है कि हम 600 लीटर पानी में आ रहे हैं। मतलब ये लोग इन कंपनियों को जो ये कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, जो टॉयलेट क्लीनर बनाती हैं, इनके लिए तो ये खूब पानी देंगे और हमारे को पानी की लिमिट रखेंगे। कितने स्मार्ट है ना। और हम भी कैसे इनकी जाल में फंस जाते हैं बड़े आसानी से। खुद का करियर काउंसलिंग कैसे करें? और मुझे खेती, हेल्थ, शिक्षा सभी में दुविधा है। तो ये जो भी दुविधा का मारा बंदा है, इसके लिए पहले वो ट्रेनिंग्स अपनी कर सकते हैं हम लोग, जो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है। और फिर दूसरा, यहाँ से बैठ कर के कैसे करें, इससे बड़ा प्रीव्यू है। देखो, हम लोग बात करते हैं लोगों से, आप भी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे और समझेंगे मेरी समस्या को कि हम सब लोग सबसे बात नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग तो मजे लेने के लिए आते हैं खाली, मतलब उनका सच्चाई से और काम करने से कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग केवल अपने लाभ के लिए आते हैं। देखो, हम लोग उन लोगों के लिए करने को तैयार हैं जो समाज के लिए करने को तैयार हैं। जिनको सिर्फ अपने लिए चाहिए उनके लिए भैया हमारे पास समय नहीं है, ठीक है ना। जो समाज के लिए करने को तैयार हैं उनके लिए फिर इधर से हमारे पास जो है वो सब ले लो और समाज के लिए करो, और फिर जो समस्या है फिर बातचीत करो। अदरवाइज व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान का तो कोई रास्ता निकल ही नहीं सकता। उसका तो यही रास्ता है
कि इधर से जो मिले ले दो, फिर बांट दो, फिर आगे बांट दो, फिर आगे बांट दो, और फिर आखिरी आदमी तक उस बात को लेकर के जाओ। तो यही प्रोसेस है। आप लोग आज जुड़े हैं, अभी समाज में कितना काम करेंगे, समाज में किस तरह से रहेंगे, ये चीज़ बताएगी कि आप कितनी ईमानदारी से समाज में लगे हैं। और फिर समाज अपने आप रास्ता देना शुरू कर देता है, दुविधा में नहीं रखता है। दुविधा में है कि आपने अभी शुरू नहीं किया है, इसलिए आप दुविधा में हैं। आप शुरू तो कीजिए। शुरू करने से पहले आदमी बहुत दुविधा में होता है, शुरू करने के बाद आदमी दुविधा में नहीं होता है। नरेंद्र मोदी के परिवार में उसकी संतान भी नहीं है, फिर वो किसके लिए पैसा कमा रहा है? भाई गब्बर सिंह की भी नहीं थी संतान, तो वो किसके लिए लूटा करता था? हैं? फिर तो उसको संन्यास, फिर राज में क्यों बैठा है? मतलब तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। ऐसे बहुत लुटेरे हुए हैं जिनके कोई संतान नहीं थी, और ऐसे बहुत महात्मा भी हुए हैं जिनकी संतानें थी। तो इसमें आदमी की नीयत पे निर्भर करता है। जिस आदमी की कुर्सी लाशों के ढेर पर रखी हो, उस आदमी के बारे में क्या ही कहना, जो हर चुनाव से पहले कुछ लोगों को निपटा देता हो। बिहार चुनाव थे, बिहार में चुनाव से पहले बिहार रेजिमेंट को मरवा दिए थे। 2019 से पहले पुलवामा करवा दिया, अभी भी एक आतंकी हमला करवा दिया एयरफोर्स वालों के ऊपर। बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। देखिए, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उनके लिए तो हम आपको पहले से बता रहे हैं कि हम लोग गुरुकुल शुरू कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से। अगले साल के एंड तक हम लोग शुरू कर देंगे। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं खाली, अब उनके लिए तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो समाज में निकले हुए हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो समाज में निकले हुए लोग हैं उनके बच्चों की गारंटी तो हम लोग ले लेंगे कि तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी, तुम समाज को संभालो। ठीक है ना? और ऐसा गुरुकुल नहीं होएगा। जो बच्चा वहां एंटर कर गया, उस बच्चे के जीवन में वो किस काम के लिए बना है वो भी हम पता करेंगे, उसको तैयार भी हम करेंगे और समाज में स्थापित भी हम करेंगे। यानी कि उसके रोजगार की, उसके काम की, उसके जीवन की आपको टेंशन नहीं है। और जो उस गुरुकुल में काम करना चाहता है उसको हमारी वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग कंपलसरी है। उस ट्रेनिंग के बाद अपने गांव में उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। और जो आदमी वहां उस गुरुकुल में काम करने वाला होगा, वहां चपड़ासी और प्रिंसिपल की बराबर सैलरी होगी। यानी कि चपड़ासी की, प्रिंसिपल की, मैनेजर की, टीचर की सैलरी भी बराबर होगी, सम्मान भी बराबर होगा। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो झाड़ू लगा रहा है कि वो पढ़ा रहा है। काम कर रहे हो, समाज में उतना ही इंपॉर्टेंट झाड़ू लगाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट गेट पर खड़ा होना है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्लास में खड़ा होना है। तो हम ये मान के चलते हैं, आप अगर समाज के लिए अपना समय दे रहे हो तो आपके समय की और आपकी उसकी कीमत बराबर है, और आपका जीवन भर की गारंटी मेरा उधर से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा उसके लिए ट्रेनिंग कर लो आप एजुकेशन वाली, वो 9518170000 वाले पे करके। एक होम लोन लिया है, लोन का है, सीसी लिमिट है, ये सारा लोन वाला मसले का तो हो ही गया मेरे ख्याल से, इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की। वो आवेदन लगाना है अपने को। आवेदन के एटीएम नहीं है, वो कैसे करें? जिसका एटीएम नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड मानक रुपया लेने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। अपना 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया ले जा करके बैंक वालों को जमा करने का है, और वहाँ से उनसे पावती ले लो, उनसे रसीद ले लो कि मैंने 500 रुपये जमा कराए हैं और मुझे 500 रुपये का नोट जमा कराया, और मुझे इसके बदले में नोट नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में इसका स्टैंडर्ड चाहिए, मुझे इसका रुपया चाहिए जो इस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये देता हूँ, मुझे वो वाला 500 रुपया चाहिए, लिख करके और वाप ले लो। इतने में वही स्टैंडर्ड है। एटीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। महिला मंडल को लोन दिया गया जिसमें बहुत सी महिलाएं को शामिल किया गया। सभी महिलाओं के आवेदन लगाओ, सभी महिलाओं के आवेदन लगा करके सभी महिलाओं को ट्रेनिंग दो, उनको बताओ उनको क्या कहना है, और उसके बाद फिर अपना अपने उनके घर में सबके एक मोटा मोटा बढ़िया सा डंडा रख दो। बेशक आगे गंडासा लगाओ, महिला को तो कोई छेड़ता है तो ठाक से कर ही दो, काम ही कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है, वहां जाएगा ही नहीं कोई भी। महिलाओं को छेड़ने का क्या मतलब हो गया? और ये महिलाओं को इसीलिए घुसा रहे हैं कि आदमी को तो बेइज्जती करते ही करते थे, अब महिलाओं को भी बदतमीजी से बात करेंगे। ये बहुत जगह इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, और इसके लिए हमको, हमारे पूरे समाज को इसके लिए बड़ी चिंता करने की जरूरत है। हम लोगों को उठना चाहिए कि महिलाओं को कम से कम इसमें ना घुसाओ। महिलाओं को हमने घर का मैनेजर बना के रखा हुआ था, उसको मतलब गली गली मत धक्के खुआओ। इसको ये नौकरी करने के नाम पे, ये महिला फेमिनिज्म के नाम पर इन्होंने महिलाओं को पता नहीं क्या बना के रख दिया।
मतलब इससे हमको थोड़ा बचाना चाहिए। सारा सत्यानाश ही कर रखा है इन फेमिनिज्म वालों ने। तो 1858 से पहले कोई कानून नहीं था, तो 1835 में किस कानून के आधार पर गुरुकुल बंद किया गए? कानून के हिसाब से किसी ने कोई गुरुकुल बंद नहीं किया है, सब धक्काशाही से हुआ है, सब दादागिरी से हुआ है, और दादागिरी चल रही है। और कानून तो 1860 के बाद ही बनने शुरू हुए हैं, लेकिन उससे पहले डिक्लेरेशन दे देते थे, ऐसे ही करते थे। कोई भी अगर संस्था को अगर बदनाम करना, किसी भी संस्था को अगर बंद करना होता है, तो पहले जनमानस में उसके प्रति नेगेटिविटी लानी होती है। जब नेगेटिविटी आ जाएगी जनमानस में, तो फिर उसके बाद में उसके ऊपर अटैक करना आसान हो जाता है। तो कोई भी, जैसे अगर जनता सरकार मोर्चा में है, कोई साथी है मान लो यहाँ बैठा हुआ, उसका फोटो खींचा हुआ है किसी ने कि ये मोर्चे की ट्रेनिंग में अवेलेबल था, और वो आदमी समाज में कुछ गलत काम करता हुआ मिल जाए, तो फिर मोर्चे को बदनाम करेगी ना सरकार। तो सरकार फिर मोर्चे को बदनाम करेगी, जनता फिर हमारे साथ खड़ी नहीं होगी कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा होता है जो भी दमनकारी लोग होते हैं उनका, कि जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, पहले उनके संगठन को या उनको बदनाम कर दिया जाए, बदनाम करने के बाद वो लोग अटैक करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब अटैक होगा तो फिर जनता उनके समर्थन में नहीं आएगी। अभी जिस वक्त हम लोग गिरफ्तार हुए थे, मान लो कोरोना में मास्क वाले मसले पर जब हम गिरफ्तार हुए, तो तब तक कोई नेगेटिविटी नहीं थी, तो सिर्फ एक मसला था, उस मुद्दे पर लोग इकट्ठे हो गए, तो सरकार को झुकना पड़ा। अभी अगली बार जब वो अटैक करेगी तो वो पहले बदनाम करेगी, बदनाम करने के बाद फिर अटैक करेगी, ताकि जनता से समर्थन ना मिले। आवेदन लगाने से क्या क्या असुविधा आ सकती है, ये पूछा है। देखो भैया, अगर आप क्या क्या असुविधा आ सकता है, मतलब आवेदन लगा दिया तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप आराम से लोन चुकता कर पा रहे हो और आपने करना है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता चल गया कि भैया आपके साथ तो ठगी हो रही है और आपकी अगली पीढ़ियों को भी ये लोग बर्बाद करेंगे, तो फिर तो कोई को भगत सिंह से पूछता कि आज़ादी की लड़ाई में क्या क्या असुविधा आ सकती है, तो वो बोलता फांसी टूटूंगा भैया मैं तो, है। यहां आपको सुविधा कौन देना चाहता है? बैंक वाले कौन सा सुविधा देना चाहते हैं? आपको लूटना चाहते हैं, आपको अपनी लूट बंद करानी है। वो अपनी लूट बंद क्यों होने देंगे भाई? वो अपना राज क्यों बंद होने देंगे? उसके लिए तो वो हर लेवल तक जाएंगे, आपको रगड़ने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इसलिए आपको संगठित करने का काम हम लोग कर रहे हैं कि जनता को नहीं रगड़ सकते, वो व्यक्ति को रगड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी असुविधा आ सकती है कि भैया आप अकेले खड़े हैं तो आपको रगड़ दिया जाएगा, और अब पहले ही रगड़ रहे हैं वो। मतलब अगर आपको मुश्किल हो रहा है देना तो ये आवेदन लगा दो, या आप लड़ना चाहते हो इस अन्याय के खिलाफ तो आवेदन लगा सकते हो। दो ही किस्म में आवेदन लगाना, या तो आपको लड़ना है, आपको पता लग गया है कि सरकार आपसे झूठ बोल रही है, बैंक आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, तब लगाओ, या फिर आप मजबूर हो तब लगाओ। जब ऑलरेडी मजबूर हो तो फिर इसमें क्या है, अपना क्या रोल है कि नहीं। नेक्स्ट है 2030 से पहले कौन सी चेतावनी है 2030 से पहले की एजेंडा 2030 में। देखो एजेंडा 2030 के अंदर चेतावनी ये है भाई, सबसे पहले सिंपल सी बात याद रखो, जहां भी आपकी आज़ादी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए समझो एजेंडा 2030 है। जहां कुछ भी करने के लिए आपको मजबूर किया जाए समझ लीजिए एजेंडा 2030 है। जहां आपकी आत्मनिर्भरता को खत्म किया जाए और सरकार के ऊपर या बाजार के ऊपर आपको निर्भर किया जाए समझ लो एजेंडा 2030 है। मौसम में बदलाव हो रहा है, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम बारिश, जरूरत से ज्यादा कम या ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो रहा है, फूड क्राइसिस आ रहा है, इस तरह की चीजें जब हो रही हैं वो सब की सब एजेंडा 2030 का हिस्सा है। लोन में लोगों का डूबना, सबकी खेती खत्म करना, बीज खत्म करना, जीएमओज लाना, आने वाले टाइम में बीज, सबसे बड़ा जो खतरा है 2030 का वो है बीज बचाना। बीज बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। खेती का बीज, किसान के पास अपना बीज ओरिजिनल नहीं बचा है। गांव में जाओगे डंगरों का बीज भी नहीं बचा है।
और आदमी का बीज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे करनाल में पिछले साल 1.5 लाख बच्चा IVF से पैदा हुआ है, यानी जिनके मां बाप नपुंसक या बांझ हो चुके हैं, और ये सब आपको पैकेट वाला खाना देकर किया जा रहा है। आपके घर में कुछ भी पैकेट वाला आता है, कुछ भी पैकेट वाला आता है, वो एजेंडा 2030 का हिस्सा है। मतलब चाहे रिफाइंड है, चाहे मक्खन है, चाहे घी है, चाहे बटर है, चाहे दही है, चाहे दूध है, चाहे नमकीन है, चिप्स है, कुरकुरे है, बिस्किट है, पाउडर है, आटा है, या जो भी सामान पैकेट वाला खाने का आ रहा है, वो एजेंडा 2030 के तहत उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपको या तो कैंसर करें, या आपको नपुंसक करें, या बांझ करें, या आपको बीमार करें। ये ऑलरेडी उसका हिस्सा है। और इसमें आप ट्रेनिंग, जब आप अपनी जनता सरकार मोर्चा की निडर इंडिया वाले चैनल पे जब आप जाओगे तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है। अपने बच्चे के गुण कैसे पहचाने, ये मैंने आपको बता दिया है, वो नंबर दिया था, उस पर भेजिए, ट्रेनिंग को ले लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद आगे करेंगे। पीने के पानी का मैंने आपको बताया, खेती आपको ऐसी करनी पड़ेगी कि पानी अपना वाटर लेवल ऊपर आए, ऊपर तब आएगा जब पानी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो पीने वाला पानी होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, पानी के अंदर केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। जैसे आपके घर में कितने सारे केमिकल हैं, हैंड वॉश जितने हैं, हाथ धोने वाले, साबुन, कपड़े धोने वाले, आपका फेस वॉश, जो क्रीम वगैरह है, जो आपके लेटरिन साफ करने के लिए वो नीला नीला सा पार्ट डलता है, जो फिनाइल उसमें डलता है, जो फिर बाथरूम को साफ करने के लिए जो फिनाइल डल रहा है, और जो केमिकल्स डल रहे हैं, शैम्पू और साबुन जो नहाने वाले, ये सारे के सारे केमिकल्स जो अंडरग्राउंड पानी में अगर मिल जाते हैं तो फिर ये पानी अपने आप को खुद से साफ नहीं कर पाता है। तो इसलिए अंडरग्राउंड पानी खराब होएगा, उससे आप बीमार पड़ोगे। और ये पूरा का पूरा गेम प्लान सरकारों का है, कब से इंट्रोड्यूस किया था और हम इस जाल में फंस रहे हैं। तो केमिकल फ्री हमको अपने बाथरूम और अपनी रसोई को करना पड़ेगा, और उसके बाद जो पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में वापस लेके जाएं, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके गाँव की गलियों को पक्का कर रही हैं, आपके खेतों में केमिकल डालने के लिए आपको उत्साहित कर रही हैं, ताकि आपके केमिकल्स की वो जो एक परत बन जाए और वो लेमिनेशन की तरह हो जाए, ताकि पानी नीचे ज़मीन में जाए ही ना। पानी नीचे नहीं जाएगा तो पानी का लेवल नीचे चला जाता रहेगा, अंडरग्राउंड पानी का, और फिर समर्सिबल की जरूरत पड़ेगी। समर्सिबल बिना बिजली के नहीं होगा, और बिना बिजली किसके हाथ में है, फिर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। तो ऐसा करके आपको धीरे धीरे कंट्रोल करने की दिशा में काम किया जाएगा। जब हरित क्रांति आई उसके बाद ये बीमारी आई। हरित क्रांति के बाद भूखमरी की समस्या खत्म हुई। पहले जिस ज़मीन पर खेती की जाए तो उसमें साल भर खाने लायक नहीं होता था, तो ज़मीन भी कम हो गई। तो अब उपाय क्या करने चाहिए? देखो, ये हमको झूठ बकाया गया कि हमारे देश में भूखमरी की कोई समस्या थी। जो अभी फूड क्राइसिस लाना जा रहे हैं, ये उसी का हिस्सा उस टाइम पे हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर में हमारे सैनिकों को भेजा गया था। जब हमारे सैनिकों को भेजा गया था तो हमारे गांव से अनाज इकट्ठा करके वहां पर भेजा गया था, वहां पर कि युद्ध में भेजेंगे हम लोग। तो लोगों ने अपने घरों का अनाज वहां भेज दिया। लोगों के पास पूरे साल का अनाज था नहीं। 1940s के दौर से हार्प टेक्नोलॉजी चल रही है, जहां जरूरत से ज्यादा सूखा या बाढ़ लाई जा सकती है। अगर दुबई में बारिश करवाई जा सकती है तो महाराष्ट्र के विदर्भ में क्यों नहीं करवाई जा सकती भैया? वहां सूखा कैसे पड़ता है? वहां सूखा डाला जाता, वहां सूखा किया जाता है, समझ रहे हैं ना? तो जहां भी ये इस तरह से सूखा और बाढ़ की स्थिति लाई जाती है, तो अनाज पैदा अगला हुआ नहीं था, उससे पहले लोगों के घरों के अनाज खत्म हो गए। तो देश को उन्होंने भूखमरी के जाल में फंसा दिया। उन्होंने कहा कि भूखमरी हो गई है, जबकि ऐसा असलियत में था नहीं। उस अनाज को जिसको उन्होंने गांव से इकट्ठा किया था, बाद में समंदर में फेंकवा दिया था। जैसे हर साल करोड़ों टन अनाज ये समंदर में फेंकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो सर्कुलेशन में बना रहे पूरी कहानी। तो इस चीज से निकलने के लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि फूड क्राइसिस नाम की कोई चीज अवेलेबल मार्केट में नहीं है। ये सारा का सारा झूठ है। अभी एफसीआई के गोदाम खाली किए जा रहे हैं। ये गोदाम खाली करके सारा का सारा अनाज अडानी अंबानी को दे दिया गया है,
और खेती के तीनों कानून वाली वीडियो मैंने थोड़ी 2 दिन पहले डाली थी, उसमें मैंने वो खेती के कानून एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अडानी के गोदाम से आप अनाज नहीं ले सकते, लेकिन किसान के घर में अगर अनाज रखा हुआ है वो आप छीन सकते हो। तो फिर से वैसी सिचुएशन आने वाली है। और रही बात अनाज की, आज भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये हवा की बातें नहीं करनी है दोस्तों, अपने गांव में जाओ और पता करो हर घर अपनी जरूरत के कितना गुना अनाज पैदा कर रहा है। और यदि वो, जब हमारे पास ऐसी टेक्निक अवेलेबल है कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार, क्यों विष्णु भाई कम होती है क्या पैदावार? पूरी होती है ना, बिना केमिकल के पॉसिबल है। बिना केमिकल के अगर पूरी पैदावार पॉसिबल है, यानी जितनी आज पैदा कर रहे हो वो बिना केमिकल के संभव है, तो उतनी कितनी है वो चेक करो तो आपको पता चलेगा। हर परिवार अपनी जरूरत का कई गुना, कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, पूरे साल की जरूरत की बात कर रहा हूं मैं, महीने की जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे साल में एक परिवार को जितना अनाज चाहिए उसका कई गुना, कई कई जगह तो 100 गुना अनाज पैदा हो रहा है। समझ गए ना? एक एक परिवार अगर अपनी जरूरत का 100 गुना पैदा कर रहा है तो एक परिवार 100 लोगों को पाल सकता है। मिलके पहले पालते नहीं थे क्या? पालते ही थे। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको पास अनाज कहां से आता था? आपस में ही आता था कि पहले इनका हिस्सा जाएगा, बाद में जो बचेगा वो शहर को मिलेगा, या बाद में जो बचेगा वो बिकेगा। ऐसे ही होता था। उन्होंने उस चीज को जब पैसे के साथ जोड़ा तब जाकर के गड़बड़ होनी शुरू हुई है। तो हमारे पास अनाज के प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, जमीनें कम नहीं हुई हैं, खेती वाली जमीन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। तो ये वहम निकाल दो कि खेती की जमीन कम हो गई है। अभी भी हमारे पास बहुत जमीनें अवेलेबल हैं। अभी जितनी जरूरत है, अपने देश को जितना अनाज चाहिए उसका 100 गुना अनाज पैदा अपन कर सकते हैं। अभी भी पैदा, हम तो होने नहीं देते ये लोग पैदा, अदरवाइज तो अनाज पैदा होने की कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये चक्करों में नहीं पड़ना। फूड क्राइसिस, ये सब जो अखबार में आ रहा है ना, तथ्यों के अलावा, यानी कि यहां पर इसने फलाने ने ढिमकाने को मार दिया, इसके अलावा जो बाकी जो सरकार जो डालती है वो सब प्रोपेगेंडा के तहत डालती है। जब सीबीडीसी आ जाएगा तो हमें पैसा देना होगा का बैंक का जो हम लिए हैं वो पैसा बिल्कुल देना होगा। उससे पहले वो आपकी सारी ज़मीन ले लेंगे। सीबीडीसी आने से पहले आपकी सारी ज़मीन ले लेंगे, वो चिंता ना करो सब। तो आपके पास कुछ नहीं छोड़ेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। सीबीडीसी आ जाएगा तो बैंक से 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम सोना, मैंने बोला ना, नहीं, ई-रुपया नाम आ चुका है उसका, उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा। उनका मालिक है, 3 महीने काम करा, वेतन नहीं दिया, उस पर कार्रवाई कैसे करें? कोई कंपनी है वहाँ पर काम किया बंदे ने और वो नहीं किया। अरे जब आप लोगों, देखो सबसे पहली बात तो आने वाले समय में अपना काम करने का सोचो। दूसरी बात, जो काम का वेतन नहीं दिया है तो हमारे पास सरकार की कुछ एजेंसीज होती हैं जो इस पे काम करती हैं, जैसे लेबर कोर्ट हो गया, या पुलिस में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो आपको बता देंगे आपको कहाँ दर्ज करानी है। अपनी पहले शिकायत लिखिए वहाँ पर, और उसके बाद जब आप मोर्चा में काम करने लग गए हो तो एक बार वहाँ कंपनी के बाहर में 5-7 लोग जाएंगे तो जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो वो आप यहाँ की लोकल टीम से संपर्क करिए, उसके बाद आपको उसका कोई ना कोई सलूशन मिल ही जाएगा। अगर वोट नहीं देंगे तो व्यवस्था बदल सकता है क्या? व्यवस्था केवल तभी बदल सकता है जब वोट देना बंद करेंगे। ये एक बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि वोट देने वाला आदमी रिफ्यूजी है, गुलाम है। आज़ाद आदमी कभी अपने लिए कुछ किसी भी व्यक्ति को नहीं चुनता है, वो केवल नौकर चुनता है, और नौकर का सिलेक्शन होता है, नौकर का इलेक्शन नहीं होता है। दैट्स ऑल।